हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स विद कमल सुथार। बच्चों क्लास 11th चैप्टर नंबर 3 काइनेमेटिक्स हमने स्टार्ट किया था और आज है उसका लेक्चर नंबर 4। इससे पहले लेक्चर 3 तक हमने डिस्कस किया था बच्चों एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड ग्राफ। ठीक है, और इससे बेस्ड हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक एक्सेलरेशन। लेकिन जो स्टूडेंट्स इससे पहले वाले मेरे लेक्चर्स को अभी तक नहीं देख पाए, उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको दे रखा है। प्लीज़ पहले उन वीडियोस को भी आप ज़रूर देखें। तो बच्चों आज आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक एक्सेलरेशन। पहले हम लोग सिंपल पढ़ते हैं एक्सेलरेशन होता क्या है, एक्सेलरेशन कितने टाइप्स का होता है, और उसके बाद में हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चंस करने वाले हैं रिलेटेड एक्सेलरेशन। ठीक है, तो आइए जल्दी से स्टार्ट करें हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अपना एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बच्चों, एक्सेलरेशन का मतलब होता है अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उसकी स्पीड कंटिन्यूसली चेंज हो रही है तो हम लोग कहते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, या तो एक्सेलरेट हो रहा है या फिर क्या हो रहा है, रिटार्डेट हो रहा है। मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड कंटिन्यूसली इंक्रीज होती है बच्चों तो हम लोग बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो रहा है, और अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है तो आप कहते हो कि ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, रिटार्डेट हो रहा है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन सिंपल सा होता है बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। बच्चों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं किसकी, वेलोसिटी की। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी। तो हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी की बात करने वाले हैं। लेकिन ध्यान रखें, अगर मैं कहीं पे स्पीड बोल रहा हूँ, अगर एक्सेलरेशन में मैं कहीं स्पीड बोल रहा हूँ, इसका मतलब मैं केवल वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। ओके, क्योंकि जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है बच्चों उसे हम लोग बोलते हैं स्पीड। तो कहीं भी अगर मैं स्पीड की बात करता हूं तो इसका मतलब वो वेलोसिटी का ओनली मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। बट इन जनरल हम लोग कहते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ओके, तो हम लोग सिंपल डेफिनेशन लिख देते हैं इसकी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ओके, अच्छा बच्चों, जो एक्सेलरेशन है उसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल ए से, और इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। यानी कि आप कह सकते हैं और डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा वी का मतलब हो गया चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि आप कह सकते हैं वी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन आप कह सकते हैं यहाँ पे टाइम डेल्टा टी। ओके, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग बात करें कि एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है। तो एक्सेलरेशन बच्चों एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी। तो आप कह सकते हैं एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें इसकी डायरेक्शन की तो बच्चों ध्यान रखिए, वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो आपने कौन सी डायरेक्शन में की थी, डिस्प्लेसमेंट की सेम डायरेक्शन में। आपने कहा था वेलोसिटी इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट बच्चों। लेकिन ध्यान रखें, एक्सेलरेशन कभी भी वेलोसिटी की डायरेक्शन में नहीं होता। एक्सेलरेशन कभी भी वेलोसिटी की डायरेक्शन में नहीं होता। एक्सेलरेशन ऑलवेज चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होता है बच्चों। ध्यान रखें, चेंज इन वेलोसिटी मतलब जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो रही है बच्चों, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी की सेम डायरेक्शन में होती है। याद रखना इतना। ठीक है, चलो ये तो हमने बेसिक बात की बच्चों एक्सेलरेशन की। अच्छा, एक्सेलरेशन कितने टाइप के होते हैं? एक्सेलरेशन यहाँ पे 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है बच्चों पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और सेकंड हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो पहले हम लोग बात करें पॉजिटिव एक्सेलरेशन बच्चों, और दूसरी हम लोग बात करें नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब सिंपल सा होता है बच्चों कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड टाइम के साथ में कंटिन्यूसली इंक्रीज होती है तो उसे हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन। जैसे कार के अंदर एक्सेलरेटर होता है, जब भी हम लोग उस एक्सेलरेटर को प्रेस करते हैं तो कार की स्पीड कंटिन्यूसली बढ़ती है बच्चों। इसका मतलब हम लोग कहते हैं कार एक्सेलरेट हो रही है। ठीक है, बट बच्चों अगर हमने कोई कार मूविंग कंडीशन में, ठीक है, और अगर हमने वहाँ पे ब्रेक अप्लाई की है, उस केस में क्या होगा, उस केस में कार की जो स्पीड है बच्चों वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होती है। और जब कार की स्पीड कंटिन्यूसली डिक्रीज होती है तो उसे हम लोग बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन, या फिर सिंपल हम लोग बोलते हैं यहाँ पे रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन यहाँ पर सिंपल हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको यहाँ पे रिटार्डेशन बोल सकते हैं। तो कहीं भी अगर वर्ड आता है रिटार्डेशन, इसका मतलब आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव है, यानी कि स्पीड कंटिन्यूसली टाइम के साथ में डिक्रीज हो रही है। ठीक है, उस बेसिस पे आपको प्लस या माइनस यहाँ पे अज्यूम करना पड़ेगा।
ओके क्यों? क्योंकि अगर कार की स्पीड इंक्रीज हो रही है तो अगर आप इसको पॉजिटिव अज्यूम करते हैं बच्चों, तो अगर कार की स्पीड रिटार्डेट हो रही है तो आपको अज्यूम करना पड़ेगा वहाँ पे उसकी स्पीड कैसे लेंगे आप, या एक्सेलरेशन आप कैसा लेंगे, वहाँ पे नेगेटिव लेंगे। ओके चलिए, ये हमने बेसिक पढ़ा एक्सेलरेशन होता क्या है। अब हम लोग बात करते हैं एक्सेलरेशन कितने टाइप का होता है। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितने टाइप का होता है बच्चों। जिस तरीके से डिस्टेंस या फिर आप कह सकते हैं वेलोसिटी और स्पीड 4 टाइप्स के होते हैं, एज इट इज एक्सेलरेशन भी कितने टाइप का होता है बच्चों, 4 टाइप्स का होता है। पहला होता है बच्चों यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सेकंड हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। थर्ड हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन। एंड फाइनली हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ओके तो एक्सेलरेशन कितने टाइप का होता है, 4 टाइप्स का होता है, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ओके चलिए बच्चों, पहले हम लोग बात करते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हम लोग इनको इंडिविजुअल पढ़ते हैं यहाँ पे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ बच्चों, कि ऑब्जेक्ट की स्पीड कंटिन्यूसली क्या है, इंक्रीज तो हो रही है, बट कैसे हो रही है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है। या फिर आप कह सकते हैं कि चेंज इन स्पीड बच्चों विद रेस्पेक्ट टू टाइम कैसी है, यूनिफॉर्म है, तो इसे हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आप कह सकते हैं इफ चेंज इन स्पीड, चेंज इन स्पीड विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज यूनिफॉर्म, या फिर आप कह सकते हैं कांस्टेंट है, तो इसे हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग किसी कार को ड्राइव करते हैं, ठीक है, मान लेते हैं अब इस कार की स्पीड कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर। ओके नेक्स्ट 10 सेकेंड में उस कार की स्पीड पहुंची बच्चों 55 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट 10 में उसकी स्पीड पहुंच गई बच्चों 60 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट 10 सेकंड में उसकी स्पीड पहुंच गई 65 किलोमीटर पर आवर। मतलब हर 10 सेकंड में कार की स्पीड कितना इंक्रीज हो रही है बच्चों, 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज हो रही है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे जो कार है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रही है, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर हम लोग यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करें बच्चों, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो यहाँ हमने लिया बच्चों वेलोसिटी और यहाँ ले रहे हैं हम लोग टाइम टी। ओके तो इसका जो ग्राफ आता है बच्चों वो आता है स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब वेलोसिटी टाइम के साथ में यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है, तो इसे हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। याद रहेगा इतना, ठीक है। अच्छा बच्चों यहाँ ध्यान रखें, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का अगर हम लोग एग्जाम्पल दें, तो एक एग्जाम्पल मैंने आपको सिंपल दिया कि जो कार वाला एग्जाम्पल है वो किसका एग्जाम्पल है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल है। एक इसका बहुत बढ़िया सिंपल सा एग्जाम्पल है, पार्टिकल मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ, मोशन ऑन अ सर्कुलर पाथ। अगर कोई भी पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर रहा है और उसकी स्पीड कैसी है, यूनिफॉर्म, उसकी स्पीड कांस्टेंट है, तो उसे हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। उस केस में उसका जो एक्सेलरेशन होगा बच्चों वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। समझते हैं हम लोग इसको थोड़ा सा। देखिए बच्चों यहाँ पे सपोज करो एक पार्टिकल है वो सर्किल के ऊपर घूम रहा है बच्चों, और उसकी स्पीड कैसी है, यूनिफॉर्म है। उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है, बट जब ऑब्जेक्ट सर्किल के ऊपर बच्चों घूमता है तो उस केस में उसकी जो डायरेक्शन है वो कंटिन्यू वेरी करती है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन एक ऐसी क्वांटिटी, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर डायरेक्शन कंटिन्यू वेरी कर रही है मतलब इसकी वेलोसिटी कंटिन्यू चेंज हो रही है बच्चों, और अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की जब वेलोसिटी चेंज होती है तो ऑब्जेक्ट ऑलवेज क्या होता है, यहाँ पे एक्सेलरेट होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि क्या एक ऑब्जेक्ट जिसकी स्पीड यूनिफॉर्म है, क्या ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो सकता है। तो अगर हम लोग सोचते तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, नो, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड ही यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। बट बच्चों यहाँ ध्यान रखें वो स्पीड की बात कर रहा है, वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की कंटिन्यूसली वेरी कर रही है क्योंकि ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन कंटिन्यूसली वेरी कर रही है। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्किल के ऊपर मूव करता है उसकी वेलोसिटी चेंज होती है क्योंकि उसकी डायरेक्शन कंटिन्यू चेंज होती है, और वेलोसिटी कंटिन्यू चेंज होने के कारण उसका जो एक्सेलरेशन है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता, ठीक है। तो सपोज करो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है वो जो रोटेट कर रहा है, एक सर्किल के ऊपर घूम रहा है और उसकी स्पीड कितनी है बच्चों, v है। सर्किल के ऊपर घूम रहा है वो, उसकी स्पीड कितनी है, v है, ओके।
अब मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कौन सी होगी। बच्चों ये हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 में, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन के अंदर। उसमें हम लोग इसको एक्सेलरेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। अभी हम लोग केवल इतना समझते हैं यहाँ पे कि एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो आपने कहा था कि चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होती है, उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों मान लेते हैं इनिशियली t = 0 पे ऑब्जेक्ट यहाँ था। ठीक है, और फाइनली t टाइम बाद में हमने अज्यूम कर लिया ऑब्जेक्ट कहाँ पहुँच गया, इस पॉइंट पे पहुँच गया। ओके, तो इनिशियल अगर हम लोग बात करें इस डायरेक्शन को हमने अज्यूम किया बच्चों यहाँ पे x डायरेक्शन, और इसको हमने अज्यूम कर लिया यहाँ पे y डायरेक्शन। ओके, वेक्टर का कंसेप्ट हमें थोड़ा बहुत पता है कि वेक्टर में x डायरेक्शन को हम लोग यूनिट वेक्टर अप्लाई करते हैं i कैप, और y डायरेक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं विद द यूनिट वेक्टर j कैप। ओके, तो अगर हम लोग बात करें इनिशियली, अगर हम लोग इसकी स्पीड की बात करें बच्चों, इसकी वेलोसिटी की बात करें, इसकी स्पीड तो v है, इसकी स्पीड तो कितनी है बच्चों, v है। लेकिन अगर हम लोग इनिशियली इसकी वेलोसिटी की बात करें तो v इनिशियल इक्वल टू कितना हो गया, v, ये तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड, और इनिशियल इसकी जो डायरेक्शन है वो x डायरेक्शन है, यानी कि आपने लिख दिया यहाँ पे v i कैप। ओके, सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे v फाइनल की बात करें बच्चों, तो v फाइनल यहाँ पे हो जाएगा v, आप देखिए v फाइनल यानी t टाइम बाद में इसकी जो स्पीड है वो कितनी है, वो तो सेम ही है, स्पीड तो यूनिफॉर्म है v, बट इसकी जो डायरेक्शन है वो कौन सी है, y डायरेक्शन, यानी कि आप लिखेंगे यहाँ पे j कैप। ओके, अब मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कौन सी होगी। तो बच्चों आपने कहा था कि एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है वो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होती है। तो अगर यहाँ पे हम लोग चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन को फाइंड आउट कर लें तो वो डायरेक्शन हमें किसकी मिल जाएगी बच्चों, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मिल जाएगी। ओके, तो यहाँ से हम लोग चेंज इन वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ पे। तो डेल्टा v वेक्टर इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। बच्चों यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितनी है, v j कैप, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बच्चों यहाँ पे, v i कैप। गॉट इट, v j कैप माइनस v i कैप। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अगर मुझे इसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट करना है तो बच्चों ध्यान रखें वेक्टर्स में हमने पढ़ा था डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालते हैं, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स विद रेस्पेक्ट टू x। अगर मुझे फाइंड आउट करनी है डायरेक्शन तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कंपोनेंट ऑफ y अपॉन कंपोनेंट ऑफ x, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स कंपोनेंट ऑफ y अपॉन कंपोनेंट ऑफ x। बच्चों यहाँ पे y का कंपोनेंट कितना है v, अपॉन x का कंपोनेंट यहाँ कितना है माइनस v, यानी थीटा इक्वल टू मुझे मिल गया यहाँ पे tan इनवर्स -1। बच्चों माइनस को हमने यहाँ बाहर लिया, tan इनवर्स -1 यानी कि tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी हो गई 45 डिग्री। -45 डिग्री का मतलब यहाँ पे हम लोग जो एंगल लेंगे बच्चों वो विद रेस्पेक्ट टू x एक्सिस लेंगे, एंड अगर यहाँ पे पॉजिटिव आता तो एंगल लेते हैं हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, बट ये नेगेटिव आ रहा है इसलिए एंगल हम लोग हमेशा कैसा लेते हैं बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो अभी इनिशियल अगर हम विद हॉरिजॉन्टल बात करें हम लोग, तो यहाँ से हम लोग एंगल लेंगे बच्चों इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और ये एंगल जो जाएगा ये जाएगा 45 डिग्री पे। ओके, यानी कि ये एंगल मेरा बन जाएगा 45 डिग्री। और अगर हम लोग देखें यहाँ पे 45 डिग्री एंगल पे जो डायरेक्शन जा रही है बच्चों वो जा रही है टूवर्ड सेंटर ऑफ द सर्किल, टूवर्ड सेंटर ऑफ द सर्किल। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्किल के ऊपर जब रोटेट करता है उस केस में चेंज इन वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो टूवर्ड सेंटर होती है, और आप कह सकते हैं एक्सेलरेशन जो होता है वो भी टूवर्ड सेंटर होता है और वो कभी जीरो नहीं होता है। ठीक है, और इस एक्सेलरेशन को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसको हम लोग पूरा पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 मोशन इन प्लेन के अंदर। ठीक है, तो ये हमने बेसिक बात की बच्चों की इसकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। ओके, चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो उसका पाथ कैसा होगा। बच्चों ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो उसके दो पाथ हो सकते हैं। यहाँ पे उसके दो पाथ पॉसिबल है। पहला पाथ कौन सा पॉसिबल है बच्चों, यहाँ पे पहला पाथ पॉसिबल है उसका स्ट्रेट लाइन, पहला पाथ पॉसिबल होता है बच्चों स्ट्रेट लाइन, और दूसरा पाथ पॉसिबल होता है यहाँ पे पैराबोला। ठीक है, पहला स्ट्रेट लाइन और दूसरा पाथ कौन सा पॉसिबल है यहाँ पे पैराबोला। अब बच्चों ध्यान रखें, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन और ऑब्जेक्ट के मोशन की डायरेक्शन अगर सेम डायरेक्शन में है, मतलब आप कह सकते हैं कि मोशन और एक्सेलरेशन अगर सेम डायरेक्शन में यानी कि थीटा इक्वल टू कितना है बच्चों 0 डिग्री है, उस केस में उसका जो पाथ होगा वो ऑलवेज कैसा होगा बच्चों, स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, सपोज करिए कार मूव करिए स्ट्रेट रोड के ऊपर,
कार की मूविंग की डायरेक्शन, कार की डायरेक्शन, ठीक है, और उसके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अगर कैसी है बच्चों, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ऑब्वियस सी बात है कार कहाँ मूव करेगी, कार एकदम सीधी मूव करेगी। इसका मतलब उसका जो पाथ होगा वो कैसा होगा, एकदम स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। दूसरा ध्यान रखें कि अगर यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री नहीं है, अगर ऑब्जेक्ट का मोशन और एक्सेलरेशन अगर सेम डायरेक्शन में नहीं है, उस केस में बच्चों जो पाथ होता है वो हमेशा कैसा होता है, कैसा पाथ होता है, वहाँ पे पैराबोलिक पाथ होता है। इसका एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जिसका बढ़िया सा एग्जांपल है बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर सपोज करो मैंने यहाँ से किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया ऊपर की ओर, ठीक है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल थीटा पे, ओके। तो आप देख रहे हैं कि इनिशियल जो इसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो कुछ इस टाइप में, ओके। और जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग थ्रो करते हैं तो जो ग्रेविटी है वो फोर्स का अप्लाई करती है बच्चों डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि उसका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। ऑब्जेक्ट किस तरीके से मूव कर रहा है, इसका मतलब दोनों के बीच का एंगल थीटा सेम डायरेक्शन में तो नहीं है, यानी थीटा यहाँ पे 0 तो नहीं है। अगर थीटा यहाँ पे 0 नहीं है तो इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ मूव करेगा, वो मूव करेगा एक पैराबोलिक पाथ के ऊपर। तो इसका सिंपल सा एग्जांपल है बच्चों, यहाँ पे अगर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हैं तो अगर इसके स्पीड की डायरेक्शन ये वाली है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बच्चों ऑलवेज कहाँ होती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है। इस केस में इसका जो पाथ होता है वो हमेशा कैसा होता है, पैराबोलिक पाथ होता है। तो आप कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में मतलब जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है उस केस में दोनों पाथ पॉसिबल है, स्ट्रेट लाइन भी पॉसिबल है और पैराबोलिक भी पॉसिबल है। अगर ऑब्जेक्ट का मोशन और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में तो पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। बट अगर मोशन और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में नहीं है तो पाथ कैसा होगा बच्चों, वहाँ पे पैराबोलिक पाथ होगा, ओके। तो ये बेसिक कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, गॉट इट। चलो बच्चों अब हम लोग बात कर लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो सेकंड हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बच्चों नॉन यूनिफॉर्म का मतलब अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड टाइम के साथ वेरी तो कर रही है बट नॉट यूनिफॉर्मली वेरी कर रही है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो टाइम के साथ यूनिफॉर्मली चेंज नहीं हो रही है। अभी कार की स्पीड कितनी है, सपोज करो कार मूविंग कंडीशन में अभी इसकी स्पीड कितनी है 50 किलोमीटर पर आवर। आफ्टर 10 सेकंड उसकी स्पीड हो गई 55 किलोमीटर पर आवर। आफ्टर 10 सेकंड उसकी स्पीड हो गई 60 किलोमीटर पर आवर। आफ्टर 10 सेकंड हो गई 70 किलोमीटर पर आवर। आफ्टर 10 सेकंड हो गई 90 किलोमीटर पर आवर। मतलब वहाँ पे हर सेकंड में कार की जो स्पीड है वो चेंज तो हो रही है बट यूनिफॉर्मली चेंज नहीं हो रही है। कभी 10 सेकंड्स में 5 किलोमीटर पर आवर चेंज हो रही है, कभी 10 सेकंड में 10 किलोमीटर पर आवर चेंज हो रही है, कभी 10 सेकंड में 20 किलोमीटर पर आवर चेंज हो रही है। तो इसे हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब कार एक्सेलरेट तो हो रही है बच्चों बट जो एक्सेलरेशन वो कैसा है यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो अगर हम लोग नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ को ड्रॉ करें बच्चों तो इसका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आता है वो कुछ इस टाइप से आता है, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हैं कि टाइम के साथ में इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है और वो यूनिफॉर्मली चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल की बात करें, एक तो सिंपल एग्जाम्पल हमने अभी कार वाला लिया कि कार की स्पीड कंटिन्यूसली चेंज हो रही है बच्चों। इसका सेकंड एग्जाम्पल एक और है, अभी हमने एग्जाम्पल लिया था यूनिफॉर्म मोशन में कि एक ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर रहा है और उसकी जो स्पीड है वो कैसी है बच्चों, कांस्टेंट है। तो इसे हम लोग बोलते हैं वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रहा है। बट बच्चों अगर ध्यान रखें, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो सर्किल के ऊपर मूव तो कर रहा है लेकिन जो उसकी स्पीड है कंटिन्यूसली बच्चों वेरी कर रही है, उसकी स्पीड कंटिन्यूसली वेरी कर रही है, ठीक है। तो उस केस में उसका जो एक्सेलरेशन होता है उसे हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। उसका जो एक्सेलरेशन होता है उसे हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मान लेते हैं यहाँ पे इस पॉइंट पे कार की स्पीड, ऑब्जेक्ट की स्पीड v1 है, इस पॉइंट पे स्पीड v2 है, इस पॉइंट पे स्पीड v3 है, इस पॉइंट पे स्पीड कितनी है v4 है, ठीक है। और आप ये भी कह सकते हैं कि v1 इज नॉट इक्वल टू v2 इज नॉट इक्वल टू v3 इज नॉट इक्वल टू v4। इसका मतलब यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो बच्चों कैसा है, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है। तो काइनेमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 के अंदर हम लोग केवल बात करने वाले हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के। यहाँ पे हम लोग नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को अभी डिस्कस नहीं करने वाले, ठीक है। अभी केवल यहाँ पे आपको डेफिनेशन से मतलब है कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता क्या है। तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड टाइम के साथ में वेरी तो कर रही है बट यूनिफॉर्मली वेरी नहीं कर रही है तो उस केस में जो एक्सेलरेशन होता है उसे हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ओके। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एवरेज एक्सेलरेशन। जिस तरीके से हमने पढ़ा था बच्चों एवरेज वेलोसिटी यानी कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम,
एवरेज स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसी तरीके से हम लोग पढ़ते हैं बच्चों एवरेज एक्सेलरेशन, जिसे हम लोग बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है ए एवरेज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन डेल्टा टी। इसे हम लोग बोलते हैं एवरेज एक्सेलरेशन, फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड अपॉन टाइम हो गया डेल्टा टी। ओके, और अगर हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो हम लोग कह सकते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम हो गया डेल्टा टी। बच्चों कहीं भी अगर टाइम, अपनी जो टाइम की रेंज है वो बहुत ज़्यादा होती है तो हम लोग हमेशा क्या फाइंड आउट करते हैं, वहाँ पे एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन वहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। और इसके हम लोग बिल्कुल एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, जल्दी से हम लोग इसको क्वेश्चन की हेल्प से सॉल्व करते हैं। सपोज करो हमारे पास में एक कार है, वो इनिशियली स्टार्ट हो रही है बच्चों, इनिशियली मूव कर रही है वो 10 मीटर पर सेकंड से, और वो जा रही है टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है, इसको आपने एज्यूम कर लिया यहाँ पे साउथ डायरेक्शन, इसको बच्चों आपने एज्यूम कर लिया यहाँ पे वेस्ट डायरेक्शन, और इसको आपने एज्यूम कर लिया यहाँ पे ईस्ट डायरेक्शन। ओके, तो इनिशियली जो कार है वो मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकंड से टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन, और इसके बाद में ये जो कार है ये टर्न लेती है टूवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन, और उसकी स्पीड कितनी है बच्चों, एज इट इज है 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, और आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि ये जो इनिशियली मूव कर रही है नॉर्थ डायरेक्शन में कितने टाइम के लिए मूव कर रही है, 10 सेकंड्स के लिए, और जब ये वेस्ट की तरफ मूव की इसने कितने सेकंड्स के लिए मूव किया, 10 सेकंड्स के लिए। तो आपको फाइंड आउट करना है कि इसका एवरेज एक्सेलरेशन कितना होगा, ये आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, और नेट उसकी जो डायरेक्शन है वो भी आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर मुझे यहाँ पे एवरेज एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना है तो मुझे कंप्लीट टाइम की बात कर रहा है 0 से लेके 20 सेकंड्स में। यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम कितना हुआ, 10 सेकंड्स, यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम कितना हुआ, 10 सेकंड। तो कंप्लीट टाइम कितना लगा इसको, 20 सेकंड्स। ए एवरेज इक्वल टू, फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं वी फाइनल। बच्चों फाइनली जो कार है वो मूव कर रही है टूवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन में। अगर यहाँ पे इसको हम लोग एक्स एक्सिस एज्यूम करें, वर्टिकल को हम लोग वाई एक्सिस एज्यूम करें बच्चों, तो फाइनली जो डायरेक्शन है वो हो गई 10 मैग्नीट्यूड हो गया, और इसकी जो डायरेक्शन है वो माइनस एक्स डायरेक्शन में, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं माइनस आई कैप। ओके, माइनस वी इनिशियली बच्चों कार का मूव कर रही है, इनिशियली कार मूव कर रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया 10, और इसकी जो डायरेक्शन है वो कौन सी, अपवर्ड डायरेक्शन है, और अपवर्ड जो डायरेक्शन है उसको हमने एज्यूम किया वाई डायरेक्शन, यानी कि ये हो गया आपका जे कैप अपॉन टोटल टाइम कितना हो गया बच्चों यहाँ पे 20 सेकेंड्स। गॉट इट। तो यहाँ से हम लोग वैल्यूज पुट करें, ये मुझे मिल गया -10 आई कैप -10 जे कैप अपॉन कितना हो गया, ये 20 हो गया। ठीक है बच्चों यहाँ तक, तो ये मुझे मिल गया यहाँ से -1/2 आई कैप -1/2 जे कैप, ये मुझे मिल गया यहाँ पे एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर फॉर्म में। और अगर यहाँ से हम लोग इसका मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करें तो ये मैग्नीट्यूड मुझे मिल गया 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर, यानी कि फाइनली मुझे मिल गया ये √1/4 प्लस 1/4 यानी 1/2, यानी कि 1/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने बात की यहाँ पे केवल मैग्नीट्यूड की। अगर मुझे फाइंड आउट करना है इसकी डायरेक्शन बच्चों, थीटा इक्वल टू डायरेक्शन हम लोग फाइंड आउट करते हैं tan इनवर्स। अगर मुझे डायरेक्शन लेनी है वाई एक्सिस के साथ में तो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं tan इनवर्स वाई कंपोनेंट अपॉन एक्स कंपोनेंट। और अगर मुझे डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है यहाँ पे विद रेस्पेक्ट टू वाई तो फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं बच्चों यहाँ पे tan इनवर्स एक्स कंपोनेंट अपॉन वाई कंपोनेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे tan इनवर्स वाई कंपोनेंट मतलब जो जे कैप के साथ में है बच्चों -1/2 अपॉन एक्स कंपोनेंट जो कि आई कैप के साथ में -1/2। कैंसिल आउट हो गया बच्चों, ये मुझे मिल गया tan इनवर्स 1 एंड ये एंगल मुझे मिल गया यहाँ से 45 डिग्री। तो अगर हम लोग यहाँ से इसको शो करें बच्चों तो विद रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल हमें यहाँ से एंगल एज्यूम करना पड़ेगा 45 डिग्री, और पॉजिटिव इसका मतलब जो डायरेक्शन है हम लोग कैसी लेंगे यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेंगे। तो यानी कि नेट चेंज इन एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी बच्चों ये हो जाएगी ए वेक्टर। तो यानी कि एक्सेलरेशन यहाँ से इस डायरेक्शन में होगा और इसका जो एंगल होगा बच्चों वो कितना हो जाएगा 45 डिग्री होगा। ओके, आया समझ में। इस तरीके से हमें फाइंड आउट करना होता है एवरेज एक्सेलरेशन, जहाँ पे हम लोग टाइम की रेंज जो होती है वो बहुत ज़्यादा रेंज लेते हैं। ठीक है, एंड फाइनली बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब जैसा कि हमने पहले पढ़ा था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एक पर्टिकुलर टाइम पे किसी कार की जो स्पीड होती है उसे हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। एक पर्टिकुलर टाइम पे जो किसी कार की वेलोसिटी होती है उसे हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर टाइम पे किसी कार की एक पर्टिकुलर टाइम पे जो एक्सेलरेशन होता है उसे हम लोग बोलते हैं बच्चों इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन।
ओके, तो इसको हम लोग यहीं पे स्टडी कर लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। बच्चों यहाँ पे ध्यान रखें, एवरेज एक्सेलरेशन में अपनी जो टाइम की रेंज होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इंस्टेंटेनियस में हम लोग बात करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम की, यानी कि जो टाइम की रेंज है वो टोटल टाइम के रेस्पेक्ट में कैसी होती है, नेग्लिजिबल होती है। तो हम लोग ये जो एवरेज टाइम है इसके अंदर अगर हम लोग इस टाइम को नेग्लिजिबल कर दें, एवरेज एक्सेलरेशन में अगर हम लोग टाइम को नेग्लिजिबल कर दें टोटल टाइम के रेस्पेक्ट में, तो हमें क्या मिल जाता है, हमें मिल जाता है वहाँ पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो यानी कि फॉर्मूला अगर हम लोग अप्लाई करें तो अप्लाई कर सकते हैं लिमिट टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। ये हमारे पास में है बच्चों एवरेज एक्सेलरेशन। अगर हमने यहाँ पे लिमिट टी टेंड्स टू 0 का मतलब अगर हमने इसके अंदर बहुत कम टाइम की बात की, बहुत नेग्लिजिबल टाइम की बात की, तो यानी कि हम लोग एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो जो एक्सेलरेशन होगा उसे हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और उसका फॉर्मूला हम लोग सिंपल लिख सकते हैं यहाँ से डी अपॉन डी टी। ठीक है, एज इट इज़ है, जैसा आपने स्पीड और वेलोसिटी में पढ़ा तो एज इट इज़ होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मुझे यहाँ पे एवरेज वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है तो हम लोग वैल्यूज़ को एज इट इज़ पुट करते हैं, बट अगर मुझे यहाँ पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना है तो हम लोग क्या करते हैं, वैल्यूज़ को डिफ्रेंशिएट करते हैं। ओके, तो चलिए बच्चों ये हमने बेसिक पढ़ा कि एक्सेलरेशन होता क्या और एक्सेलरेशन कितने टाइप का होता है। अब हम लोग करते हैं इसके ऊपर कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको गिवन है, एक डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन x इक्वल टू 4t³ + 5t² + 2t + 1 मीटर। आपको फाइंड आउट करना है कैलकुलेट इट्स एक्सेलरेशन इन बिटवीन t इक्वल टू 2 सेकेंड टू t इक्वल टू 4 सेकेंड्स, एंड सेकेंड आपको फाइंड आउट करना है बच्चों यहाँ पे एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। ओके बच्चों ध्यान रखिए, अगर कहीं भी क्वेश्चन में वर्ड आता है इन बिटवीन, अगर कहीं भी वर्ड आता है इन बिटवीन, इसका मतलब आपको वहाँ पे फाइंड आउट करना होता है एवरेज एक्सेलरेशन। और कहीं भी अगर वर्ड आता है एट, तो एट का मतलब आपको फाइंड आउट करना है एक पर्टिकुलर सेकंड पे, इसका मतलब आपको वहाँ फाइंड आउट करना होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इन बिटवीन का मतलब आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए एवरेज, एंड एट का मतलब आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए इंस्टेंटेनियस। ठीक है, तो पहले हम लोग सॉल्व करते हैं इन बिटवीन t इक्वल टू 2 सेकेंड टू t इक्वल टू 4 सेकेंड्स। तो हम लोग पहले वाले केस में यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं एवरेज एक्सेलरेशन। तो फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पे v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टोटल टाइम डेल्टा t, यानी t2 माइनस t1। ओके अच्छा, यहाँ पे हमें बच्चों इक्वेशन गिवन है डिस्प्लेसमेंट की, और हमें यहाँ फाइंड आउट करना है वेलोसिटी। इसका मतलब हमने इससे पहले लेक्चर में सीखा था कि अगर डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर दें विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा वेलोसिटी। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ से वेलोसिटी की इक्वेशन को फाइंड आउट करें तो फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे dx अपॉन dt, यानी डिफ्रेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हो गया 4t³ + 5t² + 2t + 1। चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करें हम लोग बच्चों। 4 को आपने एज इट इज़ रखा, t³ का डिफ्रेंशिएशन हो गया 3t², यानी कि ये सॉल्व करने के आ गया 12t² प्लस 5 को आपने एज इट इज़ बाहर रखा, t² का हो गया 2t, यानी कि 5 × 2 10t प्लस 2 कॉन्स्टेंट हो गया, t का t के रेस्पेक्ट में 1 प्लस कॉन्स्टेंट का कितना हो गया बच्चों, यहाँ पे 0 हो गया। यानी कि वेलोसिटी की जो इक्वेशन आई हमारे पास में ये आ गई 12t² + 10t + 2। ओके अब मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है बिटवीन t इक्वल टू 2 सेकेंड टू t इक्वल टू 4 सेकेंड्स, यानी कि अगर यहाँ से हम लोग पहले फाइंड आउट करें बच्चों v एट t इक्वल टू 4 सेकेंड्स, तो यहाँ पे भी जो वेलोसिटी की इक्वेशन है वहाँ पे हम लोग कितना पुट करने वाले हैं, वहाँ पे हम लोग पुट करने वाले हैं 4। ठीक है, तो 12 इंटू ये मुझे मिल गया 4 का स्क्वायर प्लस 10 × 4 प्लस कितना हो गया बच्चों 2, तो यहाँ पे मुझे मिल गया 16 × 12 प्लस 40 प्लस 2। बच्चों 16 × 12 हमें कितना मिल गया, अभी मुझे मिल गया 192। तो ये हो गया 192 + 40 + 2, यानी कि फाइनली मुझे मिल गया यहाँ पे ये हो गया बच्चों यहाँ पे 132 + 2, यानी कि 134। तो फाइनल जो वेलोसिटी आ गई t = 4 पे बच्चों कितनी आ गई, 134 मीटर पर सेकेंड। गॉट इट।
यहाँ तक आया समझ में। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अपने को निकालना है वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड्स। तो हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ पे v एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड्स। बच्चों v की जो इक्वेशन है उसमें हम लोग कितना पुट करेंगे, t की जगह 2 पुट करते हैं। जल्दी से हम लोग सॉल्व करते हैं। 12 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 10 इंटू 2 प्लस 2। इसको सॉल्व करने पर मुझे मिल गया 12 4 जा 48। तो ये मुझे मिल गया 48 प्लस 20 प्लस 2, 48 प्लस 2 50, यानी कि ये मुझे मिल गया यहाँ पे 70 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे एवरेज एक्सेलरेशन ए एवरेज इक्वल टू वी फाइनल, यानी कि फाइनली आपको कहाँ फाइंड आउट करना है, टी इक्वल टू 4 सेकेंड्स पे माइनस वी इनिशियल टी इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे अपॉन टाइम का डिफरेंस कितना आ गया बच्चों 4 माइनस 2। इसको सॉल्व करें, वैल्यूज हम लोग पुट करें 134 माइनस 70 अपॉन 2। यहाँ से इसको सॉल्व करें तो ये फाइनली मुझे मिल जाएगा 66, आई थिंक 66 अपॉन 2, इट विल बी इक्वल टू 33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बच्चों फाइनल जो आपका एवरेज एक्सेलरेशन होगा वो कितना हो जाएगा 33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके बच्चों पार्ट नंबर 2 में हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, यानी कि ए इंस्टेंटेनियस। और बच्चों ध्यान रखें कहीं भी अगर आपको फाइंड आउट करना है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन तो हम लोग फॉर्मूला क्या अप्लाई करते हैं, dv अपॉन dt। ठीक है, मतलब v की इक्वेशन को हमें पहले डिफ्रेंशिएट करना होगा, उसके बाद में हमें इस वैल्यू को पुट करना होगा। ठीक है, तो चलिए v की इक्वेशन हम लोग पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं। v की इक्वेशन हमें मिल गई 12t स्क्वायर प्लस 10t प्लस 2, 12t स्क्वायर प्लस 10t प्लस 2। इसको हम लोग वापस से डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये मुझे मिल जाएगा 24t प्लस 10, 24t प्लस 10। बच्चों ये मुझे मिल गया एक्सेलरेशन की इक्वेशन। ओके, अब मुझे यहाँ पे फाइनली फाइंड आउट करना है t इक्वल टू 1 सेकेंड। तो जो एक्सेलरेशन की इक्वेशन मुझे मिल गई वहाँ पे t इक्वल टू हम लोग कितना पुट कर देंगे बच्चों 1 पुट करेंगे, तो फाइनल आंसर मुझे मिल जाएगा 24 प्लस 10 इक्वल टू 34 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब यहाँ पे जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा 1 सेकेंड पे उसकी वैल्यू कितनी थी 34 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब अगर आपको डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन गिवन है, अगर उस इक्वेशन को हम लोग 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट कर दें तो हमें किसकी इक्वेशन मिल जाएगी बच्चों, एक्सेलरेशन की इक्वेशन मिल जाएगी। ओके, एंड अगर आप उसको 1 टाइम डिफ्रेंशिएट करते हो तो आपको किसकी इक्वेशन मिलती है, यहाँ पे वेलोसिटी की इक्वेशन मिलती है। गॉट इट बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन वेरीज विद डिस्प्लेसमेंट ए इक्वल टू 2x। बच्चों यहाँ ध्यान दें, यहाँ के जो एक्सेलरेशन की जो इक्वेशन है बच्चों वो हमें गिवन है इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ए एक्सेलरेशन है यहाँ पे और x क्या हो गया यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, और गिवन क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 0 एट 0 डिस्प्लेसमेंट, यानी कि अगर डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू 0 है उस केस में इसकी वेलोसिटी भी कितनी हो गई बच्चों 0 हो गई। ठीक है, फाइंड द करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी। इस क्वेश्चन में आपको इसकी वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है। गॉट इट। अब बच्चों यहाँ ध्यान दें, यहाँ मुझे गिवन है एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ x। अगर मुझे यहाँ पे एक्सेलरेशन गिवन होता बच्चों इन टर्म्स ऑफ t तो हम लोग इसको सिंपल फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ से a इक्वल टू dv अपॉन dt के फॉर्मूले से। तो अगर यहाँ से हम लोग v की वैल्यू को फाइंड आउट करते तो हम लोग इंटीग्रेट कर देते a इंटू dt को। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन यहाँ पे t की टर्म्स में होता तो एक्सेलरेशन को हम लोग अगर इंटीग्रेट करते तो हमें क्या मिल जाता, यहाँ पे वेलोसिटी मिल जाता। बट बच्चों ध्यान रखें यहाँ पे एक्सेलरेशन गिवन है आपको डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में। ठीक है, अब बच्चों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यहाँ पे। यहाँ देखिए ये जो एक्सेलरेशन है a, इसको हमें लाना पड़ेगा किस टर्म में बच्चों, डिस्प्लेसमेंट की टर्म में। तो इसका हम लोग दूसरा फॉर्मूला एक डिराइव कर लेते हैं जल्दी से। हमने पढ़ा था यहाँ पे चेन रूल dv अपॉन, मेरे पास भी तीसरा वेरिएबल आ गया बच्चों यहाँ पे x। तो इसको मैं लिख सकता हूँ dv अपॉन dx इंटू dx अपॉन dt। क्या इस फॉर्मूले को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? आप समझने के लिए कह सकते हैं कि dx से dx को आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, बट ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। मैथमेटिक्स अपने कुछ रूल्स होते हैं, बट समझने के लिए हम लोग कह सकते हैं dx से dx कैंसिल आउट करें तो इस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चों, dx अपॉन dt क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। तो यानी इस फॉर्मूले को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं v dx अपॉन dt को हमने v लिखा इंटू dv अपॉन dx। तो बच्चों याद रखें एक्सेलरेशन का दूसरा फॉर्मूला हम लोग लर्न कर सकते हैं इन टर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट a इक्वल टू v dv अपॉन dx, v dv अपॉन dx। और दूसरा फॉर्मूला आपने पढ़ा टाइम की टर्म्स में a इक्वल टू dv अपॉन dt। ठीक है, तो यहाँ से मुझे अब किसको वैल्यू फाइंड आउट करना है बच्चों, यहाँ से मुझे v की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं v इंटू डी वी इक्वल टू a इंटू डी एक्स।
ओके। और अगर मुझे v की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो हम लोग दोनों तरफ यहाँ पे इंटीग्रेट कर देते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग a की वैल्यू को पुट करें तो बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ v dv इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 2x, तो ये मुझे गिवन है 2x इंटू डी एक्स। बच्चों यहाँ पे अपना जो वेरिएबल है वो क्या है dv यानी कि v है, और यहाँ जो अपना वेरिएबल है वो x dx यानी कि x है। ठीक है, अगर हम लोग लिमिट्स की बात करें तो इनिशियली जब v इक्वल टू 0 था तो बच्चों x इक्वल टू कितना था 0। क्वेश्चन में गिवन है कि जब x इक्वल टू 0 तो v भी 0 है, और मान लेते हैं फाइनली x डिस्टेंस पे स्पीड फाइनली कितनी है v है। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ x dx बच्चों एक्स स्क्वायर बाई 2, इंटीग्रेशन ऑफ v dv को हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे v स्क्वायर बाई 2, और लिमिट्स आपने अप्लाई कर दी 0 टू v इक्वल टू 2 आपने बाहर ले लिया। इंटीग्रेशन ऑफ x dx आप कह सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई 2 0 टू x। गॉट इट। 2 से 2 यहाँ से हम लोग कैंसिल आउट कर दें, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो बच्चों लिमिट्स हम लोग पुट करें, v की जगह पुट करेंगे v, तो ये मुझे मिल गया v स्क्वायर इक्वल टू ये हमें मिल जाएगा 2x स्क्वायर, और फाइनली हम लोग कह सकते हैं v की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ गई बच्चों √2x, यानी कि वेलोसिटी कितना हो जाएगा यहाँ पे √2x के इक्वल होगा इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो आइए बच्चों इसी टाइप के क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमें गिवन है t इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, यानी कि हमें जो इक्वेशन गिवन है बच्चों वो डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम की इक्वेशन आपको गिवन है। ठीक है, अल्फा एंड बीटा कैसे हैं, यहाँ पे कांस्टेंट है। फाइंड एक्सप्रेशन फॉर रिटार्डेशन, बच्चों रिटार्डेशन का मतलब होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, मतलब यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन ही फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी एंड कांस्टेंट अल्फा बीटा। ओके, तो बच्चों यहाँ देखिए t इक्वल टू हमें गिवन है अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, और हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन हम लोग फाइंड आउट करते हैं बच्चों, हमारे पास में दो फॉर्मूले होते हैं, a इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, और अगर x की बात करें तो हमारे पास में दूसरा फॉर्मूला होता है v डी वी अपॉन डी एक्स। अगर हमारी वेलोसिटी बच्चों x की टर्म्स में हमें मिल रही है तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे v डी वी अपॉन डी एक्स, और अगर हमारी वेलोसिटी की इक्वेशन t की टर्म्स में मिल रही है तो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे डी वी अपॉन डी टी। ओके, अच्छा बच्चों यहाँ पे देखिए हमें इक्वेशन t की गिवन है x के रेस्पेक्ट में, तो क्या यहाँ से हम लोग t को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके देखें, तो यहाँ से चलिए dt अपॉन dx को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ओके, चलिए बच्चों यहाँ देखिए अल्फा कांस्टेंट हो गया, बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर का कितना हुआ डिफ्रेंशिएशन, x का हो गया 2x, प्लस बीटा कांस्टेंट हो गया, और x का x के रेस्पेक्ट कितना हो गया बच्चों यहाँ पे 1 हो गया। तो आप कह सकते हैं कि जो dt अपॉन dx हमें मिल गया, ये मिल गया बच्चों 2 अल्फा x प्लस बीटा। गॉट इट। अच्छा बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इक्वल टू v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। तो क्या अगर मैं इसको dt अपॉन डी एक्स लिख देता हूँ, क्या फॉर्मूला 1 अपॉन v के इक्वल बन जाएगा। ओके, तो यानी कि यहाँ से हम लोग अगर v की वैल्यू को फाइंड आउट करें बच्चों, तो क्या मैं इसको रेसिप्रोकल कर सकता हूँ 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। आया समझ में। तो यानी कि यहाँ से मुझे किसकी इक्वेशन मिल गई, यहाँ से मुझे इक्वेशन मिल गई बच्चों वेलोसिटी की, जो कि किसकी टर्म्स में मिल रही है, मुझे यहाँ पे x की टर्म्स में मिल रही है। और अगर मेरी v की इक्वेशन बच्चों x की टर्म में मिलती है तो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं a इक्वल टू वी डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो यानी कि v मुझे मिल गया यहाँ से। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट करेंगे बच्चों डी वी अपॉन डी एक्स, यानी इस पूरी इक्वेशन को हम लोग x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स बच्चों होता है एक्स रेज टू पावर -1 एक्स रेज टू पावर -1, यानी कि ये मुझे फाइनली यहाँ पे मिल जाएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी कि 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ये हमने पढ़ा था चैन रूल में कि पहले हम लोग पावर को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इसको पूरी टर्म को हम लोग y एज्यूम कर लेंगे यहाँ पे, तो y की पावर -1, तो y की पावर -1 का कितना हुआ -1 अपॉन वाई स्क्वायर, तो ये हो गया -1 अपॉन वाई स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई में हम लोग करते हैं d अपॉन डी एक्स ऑफ फंक्शन को हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो फंक्शन हमारा क्या है बच्चों 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। चलिए इसको सॉल्व करें हम लोग, तो ये मुझे मिल गया डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू -1 अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का होल स्क्वायर इंटू बच्चों ये मुझे मिल जाएगा यहाँ पे 2 अल्फा प्लस बीटा का कितना हो गया 0, ये मुझे मिल गया 2 अल्फा -2 अल्फा अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ओके, ये वैल्यू को हम लोग कहाँ पुट कर दें, इस वैल्यू को हम लोग पुट कर दें इस इक्वेशन में, तो एक्सेलरेशन मुझे यहाँ पे कितना मिलने वाला है a इक्वल टू v की वैल्यू कितनी है बच्चों
1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। तो बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा इंटू इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का होल पावर कितना हो जाएगा बच्चों 3 हो गया। तो यानी कि फाइनली मुझे मिल गया यहाँ पे -2 अल्फा अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की होल पावर कितनी मिल गई यहाँ पे 3। और ये जो एक्सेलरेशन है बच्चों ये किस में आ रहा है माइनस में आ रहा है। इसका मतलब ये मुझे यहाँ पे क्या मिल गया नेगेटिव एक्सेलरेशन, मतलब यहाँ मुझे मिल गया रिटार्डेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स। आया समझ में यहाँ तक? ओके तो आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन आपको गिवन एक पार्टिकल है जो कि क्या कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है, आपको बताना है ओनली साइन बताने हैं पोजीशन के, वेलोसिटी के एंड एक्सेलरेशन के एट t = 0.3 सेकंड पे, t = 1.2 सेकंड पे एंड t = -1.2 सेकंड्स पे। बच्चों किसी पार्टिकल का आपको ग्राफ गिवन है एक्स टी ग्राफ यानी डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में आपको ग्राफ गिवन है। ओके, और वो जो पार्टिकल है वो क्या कर रहा है बच्चों SHM कर रहा है। अब SHM आपने सुना होगा कि कोई भी पार्टिकल जब SHM करता है मतलब किसी भी एक मीन पोजीशन के अबाउट जब कोई भी पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन करता है तो इसे हम लोग बोलते हैं पार्टिकल SHM कर रहा है। ठीक है, हम लोग इसका सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं पेंडुलम ऑफ क्लॉक। क्लॉक का जो पेंडुलम होता है, घड़ी का जो पेंडुलम होता है बच्चों, वो टू एंड फ्रो मोशन करता है अबाउट ए मीन पोजीशन, यानी कि इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं SHM। चलिए बच्चों SHM का बेसिक्स हम लोग सीखते हैं। यहाँ पे सपोज करो हमारे पास में एक पेंडुलम है, ठीक है, और ये पेंडुलम अभी किस पे है बच्चों, यहाँ पे रेस्ट पे है, यानी कि ये इसकी मेन पोजीशन है। ओके, अगर मैंने इस पेंडुलम को थोड़ा सा यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया, थोड़ा सा डिस्प्लेस करके अगर मैंने यहाँ पे इसको रिलीज कर दिया तो बच्चों आपको पता है कि ये जो पेंडुलम है ये टू एंड फ्रो मोशन करता है इस टाइप से मेन पोजीशन के अबाउट। ओके, तो इसे हम लोग बोलते हैं SHM। ठीक है, अच्छा बच्चों ध्यान रखें SHM के अंदर अगर कोई भी पार्टिकल सपोज करो मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, अगर पार्टिकल मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में यानी कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में है। ठीक है, लेकिन SHM में ध्यान रखना बच्चों डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन हमेशा एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। यानी कि अगर हम लोग बात करें इस पार्टिकल की रिस्टोरिंग फोर्स की जो कि उसको वापस लेके आता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन हमेशा एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक है, इसको हम लोग बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। चैप्टर नंबर 14 हम लोग पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन या ऑसिलेटरी मोशन में। ठीक है, अभी केवल आपको इतना सा ध्यान रखना है कि एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, अगर कोई भी पार्टिकल SHM कर रहा है तो एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव हुआ तो एक्सेलरेशन कैसा होगा, नेगेटिव होगा, और अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हुआ तो एक्सेलरेशन कैसा लेंगे हम लोग, पॉजिटिव लेंगे। गॉट इट। चलिए ये आपको ग्राफ गिवन है बच्चों, कोई भी अगर पार्टिकल जब SHM करता है तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है बच्चों वो हम लोग देते हैं या तो साइन थीटा की इक्वेशन से या फिर कॉस की इक्वेशन से। ओके, तो ये ग्राफ होता है और ये जो लाइन होती है इसे हम लोग बोलते हैं इसकी मीन पोजीशन। क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग इसको, इसकी मीन पोजीशन बोलते हैं। मतलब इस पोजीशन के अबाउट ये पार्टिकल क्या करता है, टू एंड फ्रो इस टाइप से मोशन कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन करता है। गॉट इट। चलिए अब सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है बच्चों यहाँ पे t = 0.3 सेकेंड्स पे। यहाँ देखिए बच्चों अगर हम लोग बात करें यहाँ पे t = 0.3 मतलब पार्टिकल जो है वो इस टाइप से इस पोजीशन पे है। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें कि इसकी जो पोजीशन है बच्चों यहाँ पे देखिए x एक्सिस के ऊपर x हम लोग कैसा लेंगे, पॉजिटिव, और एक्सिस के नीचे x हम लोग कैसा लेंगे बच्चों यहाँ पे नेगेटिव लेंगे। यानी कि यहाँ पे इसका जो पोजीशन है बच्चों वो कैसी है, -x है, यानी कि आप कह सकते हैं जो पोजीशन है वो बच्चों वो कैसी होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, अच्छा सेकंड हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इसकी वेलोसिटी की v की। मैंने कहा था कि अगर हम लोग स्लो फाइंड आउट कर लें बच्चों xt ग्राफ का, याद कीजिए लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें बताता है वेलोसिटी। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम लोग स्लोप फाइंड आउट करें बच्चों, स्लोप का सिंपल सा तरीका होता है कि यहाँ से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया विद हॉरिजॉन्टल, यहाँ से आपने एंगल देखा और ये एंगल अगर थीटा 90 डिग्री से ज़्यादा है तो आपका जो स्लोप है बच्चों वो यहाँ पे कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। और अगर आपका स्लोप यहाँ पे नेगेटिव हो गया तो आप कह सकते हैं कि आपकी जो वेलोसिटी है वो भी कैसी हो गई बच्चों, नेगेटिव हो गई। तो यानी कि 0.3 सेकेंड्स पे वेलोसिटी कैसी है, नेगेटिव है, क्योंकि थीटा मोर देन 90 डिग्री है। ओके, और फाइनली हम लोग बात करें यहाँ पे एक्सेलरेशन। मैंने आपको बताया है कि SHM के अंदर एक्सेलरेशन ऑलवेज कैसा होता है, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो डिस्प्लेसमेंट अगर हमारा नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन यहाँ पे कैसा आएगा बच्चों, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा, वेलोसिटी नेगेटिव होगी और एक्सेलरेशन कैसा होगा यहाँ पे, पॉजिटिव होगा।
आया समझ में। चलिए एक और हम लोग ट्राई करते हैं जल्दी से। सेकंड हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं एट t इक्वल टू 1.2 सेकेंड से। बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, t इक्वल टू 1.2 सेकेंड मतलब इस टाइम की हम लोग बात कर रहे हैं, और इस टाइम पे जो पार्टिकल है बच्चों वो यहाँ पर है, ठीक है। इस ग्राफ के ऊपर होगा ना पार्टिकल तो कहीं ना कहीं। अच्छा, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे पार्टिकल ऊपर की ओर है, मतलब एक्सिस के ऊपर x हम लोग कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, यानी कि t इक्वल टू 1 सेकेंड पे x बच्चों अपना कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। चलिए v की बात करें तो v के लिए हम लोग यहाँ पे इसके टेंजेंट ड्रॉ किया, ये हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, इसका हमने एंगल देखा, थीटा लेस देन 90 डिग्री मिल गया, और थीटा जब लेस देन 90 डिग्री होता है स्लोप ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो आप कह सकते हैं कि इसकी जो वेलोसिटी है इस केस में ये भी कैसी होगी बच्चों, यहाँ पे पॉजिटिव होगी। और एक्सेलरेशन जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे t इक्वल टू -1.2 सेकेंड पे। बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, t इक्वल टू -1.2 सेकेंड्स पे पार्टिकल इस पॉइंट पे होगा। आप देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के नीचे, यानी कि x आपका कैसा होगा, नेगेटिव होगा। हम लोग बात करें इसकी वेलोसिटी की, आपने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, थीटा आप देख लीजिए, थीटा लेस देन 90 डिग्री हो गया, इसका मतलब स्लोप पॉजिटिव हो गया। आप कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी है वो भी कैसी होगी बच्चों, पॉजिटिव होगी, और एक्सेलरेशन x के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अगर आपका x नेगेटिव है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन भी कैसा होगा बच्चों, पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, तो ये बेसिक क्वेश्चन किया हमने, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। इससे हमारे कई सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए, स्लोप का कंसेप्ट क्लियर हो गया, वेलोसिटी का कंसेप्ट क्लियर हो गया, डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट क्लियर हो गया, और एक्सेलरेशन का कंसेप्ट तो क्लियर हो ही गया। ओके, और एक बहुत बढ़िया सा कंसेप्ट, थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर किया हमने कि SHM। बच्चों आइए नेक्स्ट हम लोग एक बेसिक कंसेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम लोग इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन और करते हैं। कंसेप्ट ये कहता है बच्चों, स्टार मार्कर के लिखते हैं हम लोग कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। बच्चों एज इट इज़ आपने इससे पहले ही पढ़ा था, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको क्या देता है, वेलोसिटी देता है। एज इट इज़ अगर हमारे पास में वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है, और हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, तो अगर हम लोग स्लोप का उस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप फाइंड आउट कर लें तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन मिल जाएगा, ठीक है। जल्दी से हम लोग यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करते हैं बच्चों। हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बच्चों यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें वेलोसिटी और टाइम के बीच में, तो हमें ग्राफ मिलता है कुछ इस टाइप से। ओके, ये हमें ग्राफ मिलता है। अगर हम लोग इस ग्राफ का स्लोप यानी कि tan थीटा फाइंड आउट कर लें तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन मिल जाएगा। चलिए बच्चों यहाँ से हम लोग इसका स्लोप फाइंड आउट करके देखते हैं। स्लोप इक्वल टू, इसको हम लोग अज्यूम कर लेते हैं tan थीटा, ठीक है। और इस ग्राफ का tan थीटा फाइंड आउट करने के लिए आपने दो पॉइंट्स अज्यूम किए बच्चों, ये वाला पॉइंट और दूसरा पॉइंट आपने किया ये वाला पॉइंट। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का टाइम का जो गैप है वो बच्चों वो आपने अज्यूम कर लिया डेल्टा t, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो स्पीड का गैप है बच्चों वो आपने कितना अज्यूम कर लिया, यहाँ पे डेल्टा v। ओके, तो अगर हम लोग यहाँ से स्लोप यानी कि tan थीटा फाइंड आउट करें तो बच्चों यहाँ से tan थीटा हमें मिल जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। और बच्चों डेल्टा v अपॉन डेल्टा t किसके इक्वल होता है, यहाँ पे डेल्टा v अपॉन डेल्टा t आपको मिल जाता है एक्सेलरेशन। तो यानी कि यहाँ से प्रूव हो गया कि अगर आप vt ग्राफ का स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ओके, एज इट इज़ कंसेप्ट है जो हमने पढ़ा था किसमें, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, ठीक है। चलो इस पर जल्दी से क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग। बच्चों क्वेश्चन हमें गिवन है कि हमारे पास में 2 कार्स हैं और 2 कार का हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है। ओके, ये वाला ग्राफ गिवन है हमें फॉर कार B और ये वाला गिवन है फॉर कार A, ठीक है। आपको ये फाइंड आउट करना है यहाँ पे कि विच कार विल हैव मोर एक्सेलरेशन, कौन सी कार का एक्सेलरेशन यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ग्राफ आपको गिवन है वेलोसिटी और टाइम के बीच में, और कहीं भी अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है तो आप सबसे पहले आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि आपको वहाँ पे स्लोप फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। और स्लोप का मतलब यहाँ पे होता है बच्चों tan थीटा, और इसका जो स्लोप होता है वो हमें बताता है इसका एक्सेलरेशन। तो यानी कि जिस कार का थीटा ज़्यादा होगा बच्चों उसका एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर यहाँ से हम लोग एंगल देखें थीटा b और इसका हमने एंगल ले लिया बच्चों थीटा a, तो ग्राफ में आपको क्लियरली दिख रहा है बच्चों यहाँ पे कि थीटा b इज़ मोर देन थीटा a। तो थीटा b की वैल्यू अगर थीटा a से ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है कि b कार का जो एक्सेलरेशन है बच्चों वो a कार के एक्सेलरेशन से ज़्यादा है, ठीक है। तो इस टाइप से कुछ बेसिक क्वेश्चंस आते हैं जो कि डिपेंडेंट होते हैं एक्सेलरेशन पे यानी कि ग्राफ पे।
तो आइए बच्चों एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जो कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बोल रहा है, अ कार एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट एट अ कांस्टेंट रेट अल्फा फॉर सम टाइम आफ्टर विच इट डी एक्सेलरेट एट कांस्टेंट रेट बीटा एंड कम टू रेस्ट। बच्चों क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कार है, पहले कुछ टाइम के लिए एक्सेलरेट हो रही है और इसका जो एक्सेलरेशन है वो आपको गिवन है अल्फा, और उसके बाद में जब हमने ब्रेक अप्लाई किए तो वापस डी एक्सेलरेट हुई और इसका जो डी एक्सेलरेशन है वो कितना गिवन है बच्चों, आपको बीटा गिवन है, और फाइनली कार किस पे आ रही है, रेस्ट पे आ रही है। ओके, इफ़ टोटल टाइम इस टी, इस कार ने कंप्लीट जर्नी में टाइम कितना लिया, टी लिया, तो आपको फाइंड आउट करना है पहला कि इस कार की मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है, और सेकंड आपको फाइंड आउट करना है कि इस कार ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं ग्राफिकल मेथड से। यहाँ देखिए हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बच्चों इस एक्सिस पे हमने लिया वेलोसिटी और इस एक्सिस पे हमने लिया टाइम टी। इनिशियली अपनी जो कार है वो बच्चों किस पे है, रेस्ट पे है, यानी इनिशियली कार आपकी रेस्ट पे। फिर कार जा रही है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रही है और कांस्टेंट यानी एक्सेलरेशन कितना गिवन है आपको, अल्फा गिवन है। तो मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ग्राफ कैसा बनेगा आपका, इस टाइप से कुछ ग्राफ बनेगा। ठीक है, मान लेते हैं हम लोग कि ये जो कार है ये t1 टाइम तक क्या हुई बच्चों, एक्सेलरेट हुई। इसके बाद में आपने ब्रेक अप्लाई किए, वो कार डी एक्सेलरेट हुई और उसकी जो रेट है बच्चों वो कांस्टेंट है, कितनी है, बीटा। यानी कि अब यहाँ पे डी एक्सेलरेट का मतलब कार रिटार्डेट हुई, मतलब इसका जो एक्सेलरेशन है वो कैसा होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा। तो यानी कि इस तरीके से, और फाइनली कार कहाँ पे आ गई बच्चों, रेस्ट पे आ गई। मान लेते हैं t2 टाइम तक कार डी एक्सेलरेट हुई, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टाइम है बच्चों वो कितना है, t2 है, और कंप्लीट टाइम कितना हो गया, t1 प्लस t2 इक्वल टू t, t1 प्लस t2 इक्वल टू t। ठीक है, मान लेते हैं कार ने मैक्सिमम कितना वेलोसिटी अटेंड किया बच्चों, v मैक्सिमम। मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी मान लें इसकी, v मैक्सिमम यहाँ पे। ठीक है, और इस पॉइंट के बाद में इसने ब्रेक अप्लाई किया तो मैक्सिमम वेलोसिटी आपको मिल गई यहाँ पे। ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है मैक्सिमम वेलोसिटी और टोटल डिस्टेंस। बच्चों यहाँ देखिए मेरे पास है वीटी ग्राफ है। अब वीटी ग्राफ से मेरे पास में दो कंसेप्ट निकलते हैं। पहला कंसेप्ट तो ये होता है कि अगर मैं वीटी ग्राफ का एरिया फाइंड आउट कर लूँ तो मुझे टोटल डिस्टेंस मिलता है, और सेकंड अभी हमने पढ़ा कि वीटी ग्राफ का अगर हम लोग स्लोप फाइंड आउट कर लें बच्चों तो हमें क्या मिलता है, स्लोप फाइंड आउट करने पे हमें मिलता है एक्सेलरेशन। ओके, तो यहाँ से लेके यहाँ तक बच्चों जो आपका एक्सेलरेशन होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक वो जो एक्सेलरेशन आपको गिवन है बच्चों अल्फा, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो एक्सेलरेशन आपको गिवन है बच्चों वो कितना गिवन है, बीटा। ठीक है, तो पहला कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे काम में लेते हैं, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ बच्चों हमें क्या मिलता है, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ हमें मिलता है यहाँ पे एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें यहाँ से टाइम 0 से लेके t1 में, यहाँ से अगर हम लोग स्लोप फाइंड आउट करें यानी कि टेन थीटा फाइंड आउट करें बच्चों, तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, v मैक्सिमम अपॉन बेस कितना हो गया बच्चों, t1। ठीक है, और क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो स्लोप है ये किसके इक्वल होता है बच्चों, एक्सेलरेशन के, और एक्सेलरेशन हमें कितना गिवन है यहाँ पे, अल्फा गिवन है। तो यहाँ से हम लोग t1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, t1 इक्वल टू v मैक्सिमम अपॉन अल्फा। यहाँ तक आया समझ में क्लियरली। अगर हम लोग बात करें फ्रॉम t1 से लेके t2 की, यहाँ से लेके यहाँ तक की हम लोग बात करें, तो यहाँ से अगर हम लोग इस ग्राफ का स्लोप फाइंड आउट करें यानी टेन थीटा फाइंड आउट करें फॉर t1 से लेके t2 की, ठीक है, तो यहाँ से टेन थीटा इक्वल टू कितना मिल जाएगा बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, v मैक्सिमम अपॉन बेस कितना हो गया, t2। और क्वेश्चन में ये जो स्लोप है ये किसके इक्वल गिवन होगा बच्चों, ये गिवन होगा नेगेटिव एक्सेलरेशन यानी बीटा के इक्वल, जो कि आपको गिवन है यहाँ पे, सिंपल गिवन है बीटा। तो यहाँ से t2 की वैल्यू हमें कितनी मिलने वाली है, t2 हमें मिलने वाला है यहाँ पे v मैक्सिमम अपॉन बीटा, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें जो टोटल टाइम गिवन है बच्चों t1 प्लस t2 के इक्वल होगा। अगर इस t1 और t2 की वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट कर दें तो t इक्वल टू t1 हमें कितना गिवन है, v मैक्सिमम अपॉन अल्फा, प्लस t2 हमें गिवन है v मैक्सिमम अपॉन बीटा। ओके, चलिए इसको सॉल्व करें यहाँ पे, तो t इक्वल टू v मैक्सिमम को हम लोग कॉमन लेते हैं, तो ये मुझे मिल गया 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। यहाँ तक आया समझ में। चलिए इसका एलसीएम लेते हैं जल्दी से, t इक्वल टू v मैक्सिमम, एलसीएम कितना आ गया बच्चों, अल्फा बीटा अपॉन ये आ गया अल्फा प्लस बीटा। हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें v मैक्सिमम यहाँ से फाइंड आउट करना है। तो v मैक्सिमम यहाँ से मुझे मिल जाएगा बच्चों अल्फा बीटा
अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू टी। तो पहला हमने सॉल्व कर लिया कि इस कार की जो मैक्सिमम स्पीड है बच्चों वो कितनी हो जाएगी, अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू टी। आया यहाँ तक समझ में? चलिए सेकंड हम लोग फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे इस कार ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया। बच्चों कार ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, तो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर मुझे वीटी ग्राफ से डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो हमें पता है दूसरा कंसेप्ट क्या होता है, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। एरिया ऑफ वीटी ग्राफ आपको क्या देगा बच्चों, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ देगा आपको टोटल डिस्टेंस कवर। ठीक है, तो यहाँ से इस कंप्लीट ग्राफ का यानी कि इस ट्राइंगल का अगर हम लोग एरिया फाइंड आउट कर ले तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा। चलो इसका एरिया हम लोग फाइंड आउट करते हैं, एस इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस बच्चों कितना यहाँ पे कंप्लीट हो गया टी, एंड इसकी हाइट कितनी हो गई बच्चों, वी मैक्सिमम। अगर वी मैक्सिमम की वैल्यू को बच्चों यहाँ से हम लोग यहाँ पुट करें तो एस इक्वल टू फाइनली मुझे मिल गया 1/2 अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा, और टी इंटू टी बच्चों कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर। यानी टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया यहाँ पे, हाफ अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू टी का स्क्वायर। ओके, तो बच्चों ये हमने पढ़ा आज सिंपल एक्सेलरेशन के बारे में, और उसके अपने बहुत सारे कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। 3 इक्वेशन होती है, उसको हम लोग डिराइव करने वाले, और उसके ऊपर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ओके, थैंक यू।